हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग समायोजन या एडजस्टमेंट के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कुसमायोजन को डिटेल में समझेंगे और समायोजन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं उनको देखेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए पहले कुसमायोजन को समझते हैं, फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? कोई बालक अपनी स्वयं की योग्यता एवं क्षमता से अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, साथ ही उसकी पारिवारिक, सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थितियां भी उसकी आकांक्षा की पूर्ति में सहमत नहीं होती और वह असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपने समूह में अपना स्थान बनाने के लिए अन्य व्यवहार जैसे कि दादागिरी करता है। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में वह व्यवहार कुसमायोजन कहलाता है। जैसे कि अगर किसी परिस्थिति में हम लोग फेल हो जाए या असफल हो जाए तो वहाँ पे कुसमायोजन बन जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो हम लोग दादागिरी करने लगते हैं। मतलब जैसा कि अगर एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए, या फिर कोई और चीज़ चाहिए, उसको समाज से, परिवार से या आसपास से वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही होती है, तो उस चीज़ को लेने के लिए बच्चे क्या करने लगते हैं? दादागिरी करने लगते हैं। बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी दादागिरी करने लगते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए चॉकलेट लेने की मांग हो और माता पिता नहीं दे रहे हो, तो बच्चा क्या कहेगा कि मुझे चॉकलेट दीजिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। तो ये एक तरीके की दादागिरी हुई। ठीक है ना। दादागिरी समझ में आया? दादागिरी किस प्रकार की? तो ये होता है हमारा कुसमायोजन। अब कुसमायोजन होने के कॉजेस क्या होते हैं, मतलब कैसे हमारा कुसमायोजन हो सकता है। ठीक है ना। पहला, वातावरण की वजह से। अब बच्चे को जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा, यानी कि वातावरण मिलेगा, ठीक है ना, उसमें समायोजन उसी प्रकार से होगा। मतलब अगर बच्चे को हम लोगों ने वातावरण अच्छा नहीं दिया तो बच्चे में कुसमायोजन कुसमायोजन आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब बच्चा समायोजन नहीं कर पाएगा किसी भी चीज में। फिर उद्देश्य का स्पष्ट होना। अब मान लीजिए किसी को उद्देश्य की स्पष्टता नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारा कुसमायोजन होएगा। ठीक है ना। उद्देश्य के स्पष्ट ना होने पे भी क्या होगा? कुसमायोजन होगा। और तीसरा, शारीरिक व मानसिक स्ट्रेस, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस के कारण भी हमारा कुसमायोजन होगा। तो कुसमायोजन होने के कुछ कॉजेज हैं। क्या है? वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट के द्वारा कुसमायोजन होता है। दूसरा, उद्देश्य का स्पष्टीकरण, मतलब उद्देश्य का स्पष्ट रूप से समझ ना होना भी हमारा कुसमायोजन को दर्शाता है। यानी कि उद्देश्य अगर स्पष्ट ना हो तो भी कुसमायोजन हो जाता है। और शारीरिक व मानसिक स्ट्रेस यानी कि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से भी हमारा कुसमायोजन हो जाता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं अब किस तरीके से हम लोग कुसमायोजन से बचेंगे, यानी कि समायोजन की विधि। ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समायोजन की विधियां, यानी कि मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किस तरीके से हम लोग सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहला लिखा है डायरेक्ट मेथड और दूसरा लिखा है अप्रत्यक्ष मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष तरीके और अप्रत्यक्ष तरीके, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि सुरक्षा युक्तियां भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले डायरेक्ट मेथड को समझते हैं, फिर सुरक्षा युक्तियों को समझते हैं। ठीक है ना। आइए डायरेक्ट मेथड समझते हैं। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है? लिखा है समायोजन की प्रत्यक्ष विधि में 3 सहविधियां शामिल हैं, जो कि आक्रमण, समझौता, परिस्थितियों से दूर भाग जाना। व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने में क्रोध या परिस्थितियों से समझौता का सहारा लेता है। यदि व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाओं को दोनों तरीकों से दूर नहीं कर पाता तो वह परिस्थितियों से पृथक हो जाता है और वह इस प्रकार से कुंठा या तनाव को दूर करता है। सिंपली है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में फंसा और वहां पे वो कार्य नहीं कर पा रहा है या समझौता नहीं कर पा रहा है, तो तनाव और कुंठा से बचने के लिए वो क्या करेगा? उस जगह को छोड़ देगा। मतलब उस कार्य को छोड़ देगा। इससे क्या होगा? कुसमायोजन नहीं होगा और व्यक्ति के मन में तनाव और कुंठा नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ये था डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है, जब तनावपूर्ण चिंता स्थिति का प्रत्यक्ष तरीकों से समाधान नहीं हो पाता तो व्यक्ति विभिन्न अप्रत्यक्ष सुरक्षात्मक तरीके अपनाता है जिन्हें रक्षा युक्तियां कहते हैं। मतलब जब हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, यानी कि डायरेक्ट मेथड का यूज करके सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अब रक्षा युक्ति किसने दी? सिगमंड फ्राइड ने 1896 में रक्षा युक्तियों यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है, अब फ्राइड ने क्या कहा देखते हैं। फ्राइड के अनुसार रक्षा युक्तियां अहम की रक्षा करने, समग्रता बनाए रखने तथा चिंता से बचाव करने के अपेक्षाकृत अचेतन सुखात्मक प्रयास है। रक्षा युक्तियां अचेतन स्तर पर कार्य करके चिंता तनाव से व्यक्ति की रक्षा युक्तियों द्वारा प्राप्त समायोजन ऊपरी तथा अस्थायी होता है। व्यक्ति रक्षा युक्तियों का प्रयोग समस्या से बचने के लिए करता है, उसके समाधान के लिए नहीं। ठीक है ना। सिगमंड फ्राइड ने सिंपली ये कहा कि किसी भी समस्या से बचने के लिए ही रक्षा युक्तियों का यूज होता है, उसका समाधान निकालने के लिए नहीं। आइए हम लोग अब रक्षा युक्तियों को देखते हैं। जो हमारी पहली रक्षा युक्ति है वो क्या है? दमन यानी कि सप्रेशन। अब दमन एक ऐसी रक्षा युक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कष्टपूर्ण अनुभवों, विचारों आदि का रूप में दमन करता है। मतलब जो व्यक्ति के कष्टपूर्ण अनुभव रहे होंगे, कष्टपूर्ण विचार रहे होंगे, व्यक्ति क्या कर लेता है? उसका दमन कर लेता है, मतलब उसको छुपा लेता है। ठीक है ना। पहली रक्षा युक्ति ये है। सेकंड क्या कहता है? प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन। इससे व्यक्ति अपने अतीतकालीन सफल प्रयासों की ओर लौटता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे व्यक्ति क्या करने लगते हैं? बचपना करने लगते हैं। बड़े होने के बाद भी बचपना करने लगते हैं, बच्चों की तरह रोने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों का रिग्रेशन यूज होता है। मतलब जो उस टाइम पहले हम लोगों ने इनसे बचने के लिए काम किया होता था वो अब हम लोग करते हैं। ठीक है ना। फिर अगला क्या कहता है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इस रक्षा युक्ति में किसी विचार, वस्तु या व्यक्ति से संबंधित संवेग किसी अन्य विचार, वस्तु या व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? किसी विचार, वस्तु या व्यक्ति से संबंधित संवेगों को हम लोग कहीं और यूज कर देते हैं। मतलब किसी से भी हमको संवेग मिले और उसको किसी और व्यक्ति, विचार या वस्तुओं पे अप्लाई कर देते हैं। किसमें? विस्थापन में। आइए आगे देखते हैं। फोर्थ क्या लिखा है? शोधन यानी कि उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन। इसमें व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपने संवेग को अन्य किसी कार्य से संबद्ध कर लेता है। इस युक्ति के माध्यम से अवांछित इच्छाओं को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो भी हमारी अवांछित इच्छाएं होती हैं उसको हम लोग स्थानांतरित कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन यानी कि दोष का थोपना। अब जैसे कि कोई परिस्थिति में हम लोग फंस गए, ठीक है, तो हम लोग उसका दोष किसी और पे थोप देते हैं। ठीक है ना। इस द्वारा भी हम लोग जो है ना उस परिस्थिति से बच जाते हैं। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है यानी कि रक्षा युक्ति है। फिर क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन। अब तादात्मीकरण की प्रवृत्ति लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। अब ये जो हम लोग का आइडेंटिफिकेशन है इसको हम लोग तादात्मीकरण भी कहते हैं। अब ये प्रवृत्ति बहुत लोगों में पाई जाती है, जैसे कि जानकर लोगों को कॉपी करना। अब कुसमायोजन से बचने के लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉपी करते हैं। हम लोग भी करते होंगे कॉपी। ऐसी बहुत सी कंडीशन बनती होंगी जहां पे हम लोग कभी किसी चीज को हारने से बचने के लिए किसी और को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा कॉपी करने से मतलब क्या है? मतलब किसी की नकल उतार लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने देखा एक व्यक्ति के कार्य करने का तरीका दूसरा है और हम लोग के कार्य करने का तरीका दूसरा है। अब हम लोग सफल नहीं हो पा रहे तो हम लोग दूसरे को देखेंगे कि वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। अब उसके कार्य करने के तरीके को कॉपी करके हम लोग अपना भी कार्य करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। समझ में आया ना। इस तरीके से हम लोग कुसमायोजन से बच सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद क्या कहता है? लिखा है क्षतिपूर्ति यानी कि कॉम्पेंशन।
इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी किसी कमी की क्षतिपूर्ति किसी दूसरे क्षेत्र में करता है। उदाहरण के लिए पढ़ाई में कमजोर छात्र खेलकूद या कला के क्षेत्र में परिश्रम कर अपनी कमी को पूरा करता है। जैसा कि देखा होगा आपने, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन वो खेल में अच्छे होते हैं। मतलब एक कमी को वो दूसरी जगह से सही कर लेता है। मतलब अगर वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो खेल में अच्छा हो जाता है, या फिर अगर वो खेल में अच्छा नहीं है तो वो पढ़ने में अच्छा होता है। ठीक, आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। कोई इंसान पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो किसी और एक्टिविटी में बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, वो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन उनमें एक्टिंग का क्या कहते हैं, एक हुनर होता है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में कौन सी डिफरेंस मैकेनिज्म यूज हुई, कॉम्पेंशन। फिर लिखा है दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीमिंग। अब दिन में सपने देख के भी इंसान सुसमायोजन से बच सकता है। ठीक है ना। फिर लिखा है इनकार यानी कि डैनियल। अब कुछ कर दिया हो फिर उसे स्वीकार नहीं करना। अब जैसे कि कोई गलती हो गई हो उसको स्वीकार ना करना भी कुसमायोजन से बचने की एक रक्षा युक्ति है। ठीक है ना। फिर लास्ट हमारी रक्षा युक्ति क्या कहती है, औचित्य स्थापना यानी कि रेशनलाइजेशन। इसे युक्तिकरण के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग की रेशनलाइजेशन है इसे युक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है। इस मानसिक प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी असफलता के लिए वास्तविक कारणों के स्थान पर झूठे कारण बताता है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कोई चीज गलती हो गई तो वास्तविक कारण ना बता के वो गलत कारण बताता है, झूठे कारण बताता है। मतलब जैसे कि लोमड़ी ने कहा था अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या कह दिया, अंगूर खट्टे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं प्राप्त कर पाता तो वास्तविक कारण ना बता के उल्टा कारण बताता है यानी कि झूठा कारण बताता है। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट रक्षा युक्तियां यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। पहले लिखी है कॉलमैन के अनुसार। कॉलमैन के अनुसार समायोजन व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कठिनाइयों के निराकरण के प्रयासों का परिणाम है। यह बात किसने कही, कॉलमैन ने कही। ठीक है। फिर स्किनर ने क्या कहा, स्किनर के अनुसार समायोजन शीर्षक के अंतर्गत हमारा अभिप्राय इन बातों से है, सामूहिक क्रियाकल्पों में स्वस्थ तथा उत्साहमय ढंग से भाग लेना, समय पर नेतृत्व का भार उठाने की सीमा, उत्तरदायित्व वहन करना तथा सबसे बढ़कर समायोजन में अपने को किसी भी प्रकार को धोखा देने से बचने की कोशिश करना है। ये किसने बताया, स्किनर ने बताया। ठीक है ना। आइए उसके बाद देखते हैं क्या लिखी है डेफिनेशन। लिखा है स्मिथ के अनुसार अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। समायोजन अच्छा वही है जो यथार्थ पर आधारित हो और संतोष दे। रोजेनेविंग के अनुसार जब जीव की जीवन संबंधित आवश्यकताओं की संतुष्टि में कुछ या अनेक अविजित बाधाएं उत्पन्न होती हैं तब उनमें कुंठा उत्पन्न होती है। जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो कुंठा उत्पन्न होती है। किसने कहा, रोजेनेविंग ने कहा। लैंगफील्ड और वेल्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। मतलब इन्होंने क्या कहा, मतलब इन लोगों ने क्या कहा कि व्यक्ति क्या करता है, हम लोगों का संतुलन बना लेता है। ठीक है ना। समायोजन की प्रक्रिया में क्या करता है, संतुलन बना लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, लॉरेंस एफ शेफर के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। गेट्स एवं अन्य विद्वानों ने लिखा समायोजन शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं और पर्यावरण के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। और दूसरे अर्थ में समायोजन एक संतुलित दशा है जिस पर पहुंचने पर हम उस व्यक्ति को सुसमायोजित कहते हैं। जब व्यक्ति समायोजन कर लेता है तो उसको हम लोग सुसमायोजित व्यक्ति कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी किससे रिलेटेड, समायोजन से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने समायोजन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।